18 सवाल आपने करीब 2021 का ये 22, 23 और 24 में तो असर रीजन के सवाल आए नहीं थे, तो ये सवाल आपने कर लिया। इसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप कैसे करोगे, हाथ को ऐसे फैलाओगे अट्रैक्ट, तो ये देखो आपने हाथ को फैला दिया, तो ये कौन सा गायरन है, ये आप बोलोगे सर अट्रैक्टिंग गायरन है, अट्रैक्टिंग। चेन सर्विंग शब्द आया, चेन सर्विंग, सब कुछ जान के जाओ। चेन सर्विंग में जो सवाल बनता है मोस्ट फेमस सवाल, नाम आया है जेल स्पेस रेशियो का। देखते हैं तो जेल स्पेस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, ये आपको मैं बता देता हूं। ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन कैसे चूज करना है इसका मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक ऐसी सीरीज ही ला दी जिसमें पूरे असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं करा रहा हूं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने 2024 से लिया, 2023, 2022 तीनों एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। एग्जाम 2021 के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, उसको शुरू करने के पहले ये आपको मैं बता देता हूं, ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन कैसे चूज करना है इसका मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर जेल स्पेस रेशियो थ्योरी इज लेस देन द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो बोल रहा है कि जो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कम होती है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से एज कंपेयर टू जेल स्पेस थ्योरी या फिर जेल स्पेस रेशियो वाली थ्योरी। तो ये बात गलत लिखी है, क्यों सर? जेल स्पेस रेशियो का अजम्पशन यही है, या यूं बोले कि ड्रॉबैक ही यही है कि थ्योरेटिकल जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के। अब जेल स्पेस रेशियो एक टर्म आया है उसको हम देख लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, तो ये पहला तो गलत हो गया यहीं पर, पहला गलत। क्या स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इन द जेल स्पेस रेशियो थ्योरी इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द कंक्रीट इज परफेक्टली होमोजेनियस एंड फ्लॉलेस। तो वो बोल रहा है कि जेल स्पेस रेशियो की जो थ्योरी है, पार्ट्स और ब्राउन ने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला कि जो कंक्रीट है वो फ्लॉलेस है। कंक्रीट क्या फ्लॉलेस होता है, इन्होंने ये बोला होमोजीनियस होता है, ये अजम्पशन उन्होंने लिया था। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। और वैसे भी अगर एक स्टेटमेंट गलत होता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाम आया है जेल स्पेस रेशियो का। देखते हैं तो जेल स्पेस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है। अगर आप एक कंक्रीट बनाओगे या सीमेंट का पेस्ट बनाओगे तो आप देखोगे कि सीमेंट का जो पेस्ट है सॉलिड पोर्शन, उसका वॉल्यूम लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्स या कैपिलरी पोर्स जो प्रेजेंट हैं उसमें, उन दोनों का वॉल्यूम का सम से डिवाइड कर दो और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट को ऊपर रखा न्यूमरेटर में। इन दोनों का जब रेशियो लिया गया तो मिलता है जेल स्पेस रेशियो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर। जेल स्पेस रेशियो जो है वो x इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी पोर्स। और इससे क्या यूज करेंगे हम, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए यूज होता है। तो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ क्या 240 इंटू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है 240 इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। अब देखो जेल स्पेस रेशियो का पूरी थ्योरी यहीं जानो, यहीं से क्लियर करो। आपको बार बार यहीं से रिवीजन भी मैं करके दे रहा हूं, आपकी सारी समस्याएं यहीं सॉल्व हो जाएंगी। देखो जेल स्पेस रेशियो, सिंस कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल its porosity primarily governs its strength, the compressive strength is found to be severely decreasing with increase in porosity। तो कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, कंक्रीट के अंदर क्या है, एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, ये सब मिलाया गया, एक ब्रिटल मटेरियल बना। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जितना ज्यादा पोरोसिटी उतनी कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ये हम फील भी कर सकते हैं। द पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट विच गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट
इज अफेक्टेड बाय द जेल स्पेस रेशियो। और जो पोरोसिटी है वो जेल स्पेस रेशियो से क्या होती है, अफेक्ट होती है। क्यों सर, जेल स्पेस रेशियो वही तो बता रहा है कि कितना पेस्ट है, पेस्ट का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट है पेस्ट बनने के लिए, यही तो जेल स्पेस रेशियो बता रहा है। तो वो पोरोसिटी को गवर्न कर रहा है। तो द जेल स्पेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन, सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन टू द स्पेस अवेलेबल फॉर द हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। जितना सॉलिड मिल रहा है हाइड्रेशन के बाद और हाइड्रेशन होने के लिए जितना स्पेस बचा हुआ है उससे डिवाइड करके जेल स्पेस रेशियो बना लेते हैं। ये एक दूसरा तरीका हो गया। ये दूसरा तरीका भी लिख लेना अपने पास जेल स्पेस रेशियो को डिफाइन करने के लिए। तो हायर द जेल स्पेस रेशियो, ये भी सवाल पूछा गया है, जितना ज्यादा जेल स्पेस रेशियो रहेगा reduces the porosity and therefore increase the strength of concrete। मतलब क्या, देखो जेल स्पेस रेशियो x कैसे डिफाइन किया आपने, ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट ऊपर लिखा और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर्स नीचे लिखा। अगर जेल स्पेस रेशियो ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट की मात्रा, सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, पोर्स कम है। या ऐसे देखें तो डिनोमिनेटर में पोर्स लिखा हुआ है, पोर्स कम है, पोरोसिटी कम है, तब तो जेल स्पेस रेशियो ज्यादा होगा, तब तो जेल स्पेस रेशियो ज्यादा होगा। और जेल स्पेस रेशियो ज्यादा हुआ, पोर्स कम है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखना, पूछा गया है सवाल में। द जेल स्पेस रेशियो विच गवर्न्स द पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड बाय द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। अब जो ये जेल स्पेस रेशियो है ये भी किस चीज पर डिपेंड कर जाएगा सर, ये डिपेंड कर जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट पर। तो अ हायर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजेस द जेल स्पेस रेशियो, इंक्रीजेस द पोरोसिटी, देयरबाय डिक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो कि जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना कम जेल स्पेस रेशियो होगा। जेल स्पेस रेशियो जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो उतना कम क्या होगा, जेल स्पेस रेशियो उतना कम। मतलब इसका पोरोसिटी उतनी ज्यादा, पोरोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और पोरोसिटी जैसे ही ज्यादा हुई इसका मतलब ये हुआ कि सर पोरोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पूरा रिलेशन वाटर सीमेंट रेशियो से लेके मैंने जेल स्पेस रेशियो, पोरोसिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आपको बता दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या, ये जेल स्पेस रेशियो का आप ग्राफ देख लो। एक्स एक्सिस पर ग्राफ किसने दिया था, ये पार्स एक्सपेरिमेंट, पार्स और ब्राउन ने दिया था जेल स्पेस रेशियो। और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या दिखाया आपको, जेल स्पेस रेशियो, और वाई एक्सिस पर स्ट्रेंथ दिखाई आपको मैंने ऑफ 50 mm³ मेगा पास्कल। कितने mm³ ये भी पूछा गया है, तो 50 mm³ मेगा पास्कल में स्ट्रेंथ। तो ये देख पा रहे हो जैसे जैसे जेल स्पेस रेशियो बढ़ रहा है स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। तो जेल स्पेस रेशियो एक टॉपिक मैंने पूरा कवर कर दिया। यहां से जो भी सवाल बनने थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। एक क्वेश्चन से आपने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्पर लेंथ इज केप्ट लॉन्गर देन 1.5 to 2 times द डेप्थ ऑफ फ्लो। Shorter the spur length in deeper rivers induces swelling motion and on both the upstream and downstream sides of the spur। अब ये स्पर क्या है, स्पर होता है गायरन। क्या गायरन क्या होते हैं सर, आप एक नदी को देखते हो, नदी के जो किनारे हैं, बैंक्स हैं, उनको सेव करने के लिए परपेंडिकुलर, नदी के बैंक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया जाता है, एक बर्न्स बना दिए जाते हैं, लीवीज टाइप की बना दी जाती हैं, जिस कारण से बैंक्स को सेव किया जाए। तो उनको बोलते हैं स्पर्स। और स्पर्स का दूसरा नाम क्या है, स्पर्स का दूसरा नाम है सर गायरन। गायरन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो बोल रहा है स्पर लेंथ इज केप्ट लॉन्गर देन 1.5 to 2 times द डेप्थ ऑफ फ्लो। जितना डेप्थ ऑफ फ्लो है, फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ फ्लो इज y, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y क्या रखोगे, स्पर की लेंथ रखोगे। बिल्कुल सही बात है। तो L इज इक्वल टू 1.5 to
2 टाइम्स ऑफ y रखा जाता है। ये सही बात है। क्यों? अगर जितना ज्यादा लंबाई का आप इस पर रखोगे, इसका मतलब ये देखो, ध्यान से सुनना, अगर ये आपका रिवर का बैंक है, ये रिवर का बैंक है, यहां पर आप ये स्पर्श लगे हुए होते हैं, ये लगे हुए हैं स्पर्श, ये लगे हुए हैं स्पर्श, यहां से पानी बह रहा है, ठीक है, ये स्पर्श लगे हुए हैं। अभी मैंने नॉर्मल, आपको गायरन ने नॉर्मल स्पर्श दिखाए हैं। जितनी ज्यादा इनकी लंबाई होगी उतना ज्यादा बैंक को ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो y है तो इनकी जो लंबाई होती है 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ y होती है। ये सवाल पूछ रहा था, तो यस सर, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, shorter spur length in deeper rivers induces swirling motion on both the upstream and downstream side of spur। बिल्कुल सही बात है। अगर ये यहां से पानी बह रहा है तो ये हुई क्या, अपस्ट्रीम साइड हो गई, ये क्या हो गई, डाउनस्ट्रीम साइड हो गई। अगर इस स्पर की बात करूं, अगर इसकी लेंथ क्या है, छोटी है, अगर इसकी लेंथ छोटी है तो क्या दिक्कत आएगी सर? यहां पर ये देखो ऐसे मोशन, यहां पर स्वेलिंग मोशन होने लगता है, ये देखो रिंकल्स यहां पर मिलने लगते हैं, आपको एडीज मिलने लगते हैं, जिस कारण से बैंक्स को दिक्कत हो जाती है। बैंक्स क्या हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे। तो जितना छोटा, अगर शॉर्टर रखोगे आप स्पर्स या गायरन की लेंथ, तो दिक्कत किसको होगी, बैंक्स को होगी। तो सही बात है कि सर स्पर की लेंथ 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ y रखना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी होगी तो अपस्ट्रीम साइड हो चाहे डाउनस्ट्रीम साइड हो स्पर्स की, वहां पर स्वर्लिंग मोशन मिलता है, जिस कारण से बैंक्स इरोड हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही हैं, और दूसरा स्टेटमेंट पहले को सही एक्सप्लेन कर रहा है या सही रीजन है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। पीछे का आंसर दिया था क्या, पीछे आंसर दे दिया था, यस आंसर डी दे दिया था पीछे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये देखो सब कुछ आपको जो एक्सप्लेन किया है वो लिख के भी दे दिया है, साइड हो रहा हूं, आप एक बार रीडिंग कर लेना, आप एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ये गलत दिया हुआ है, ए ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट, ये आपको गायरन, अच्छा एक टर्म आया था गायरन, ये भी देख लो, ये भी सवाल पूछा जाता है, ये टर्म आया गायरन, गायरन यही समझ लो। अगर आपको गायरन के टाइप्स पूछे तो बोलना 3 टाइप्स के गायरन होते हैं। एक होता है सर अट्रैक्टिंग गायरन, अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए आप कैसे करोगे, हाथ को ऐसे फैलाओगे, अट्रैक्ट। तो ये देखो आपने हाथ को फैला दिया, तो ये कौन सा गायरन है, ये आप बोलोगे सर अट्रैक्टिंग गायरन है, अट्रैक्टिंग गायरन या स्पर है, स्पर या गायरन एक ही बात होती है, ठीक है। आप बोलो ये अगर सीधा, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये कौन सा हो गया, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल स्पर, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। डायग्राम बना देता है, आजकल टीसीएस पैटर्न जो है, एसएससी जेई आरआरबी जेई वाले सवाल में डायग्राम्स भर भर के पूछे जाते हैं, गेट तक में अब डायग्राम्स पूछने लगा है। तो आप देखो इस पर नॉर्मल स्पर हो गया। अगर आपको बोले कि चलो निकलो निकलो, आपको ऐसे ऐसे खड़ा कर दे और बोलो निकलो निकलो निकलो, मतलब रिपेल करना, तो कैसा रिपेल करने के लिए कैसा डायग्राम होगा, ये देखो निकलो निकलो निकलो, तो आप बोलोगे सर जिस तरफ पानी आ रहा है उस तरफ झुका हुआ होगा गायरन या इस पर, इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग गायरन या इस पर, रिफ्लेक्टिंग गायरन इस पर। इसका एंगल 60 डिग्री से 80 डिग्री इसका एंगल होता है, और इसका एंगल अट्रैक्टिंग का एंगल होता है 45 से 60 डिग्री, ये एंगल होता है। क्लियर है। सवाल क्या पूछेगा, अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो पानी किस साइड से आ रहा है, वाटर आ रहा है यहाँ से, मतलब ये क्या है अपस्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम, ये क्या है डाउनस्ट्रीम, पानी यहाँ जा रहा है, ये है डाउनस्ट्रीम, ओके। यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं अपस्ट्रीम, यहाँ पर भी लिख देता हूं डाउनस्ट्रीम, क्लियर, अपस्ट्रीम और यहां पर लिख देता हूं डाउनस्ट्रीम, ओके। नाउ ये इस पर है, सवाल पूछेगा कि अट्रैक्टिंग जो गायरन है, अट्रैक्टिंग गायरन या फिर इस पर जो है उसका जो फेस है वो किस साइड होगा, तो आप बोलोगे फेसिंग डाउनस्ट्रीम, फेसिंग डाउनस्ट्रीम, ओके। नॉर्मल गायरन तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछेगा जो रिपेलिंग गायरन है या डिफ्लेक्टिंग, रिपेलिंग इसका दूसरा नाम क्या है, रिपेलिंग, रिपेलिंग, जो रिपेलिंग गायरन है इसका जो फेस है वो किस तरफ होगा, आप बोलोगे फेसिंग अपस्ट्रीम, फेसिंग अपस्ट्रीम, ये भी सवाल पूछा जाता है, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन
and Boston for the determination of fire demand of water are not suitable for Indian condition. ये इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं है. कुचलिंग्स फॉर्मूला एस्टिमेट्स लेसर वैल्यू फायर वाटर डिमांड. तो इंडियन कंडीशंस के लिए वो बोल रहा है कि जो ऊपर वाला अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन, अच्छा यहां पर ये था नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स. नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स ये आपके नोट्स में होगा, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है. इसका नाम बन गया है अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन एंड बस्टन एसोसिएशन. बस इतना. ये अमेरिकन, ये देखो अमेरिकन इंश्योरेंस एंड एसोसिएशन, पहले इसका नाम क्या था? नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स. उसका और बस्टन का जो फॉर्मूला है वो इंडियन सोसाइटी में यूज नहीं होता. क्यों? ये बहुत ज्यादा फायर डिमांड की वैल्यू निकाल कर देता है, इसलिए ये यूज नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. यस सर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. कुचलिंग्स फॉर्मूला एस्टिमेट्स लेसर वैल्यू ऑफ फायर वाटर डिमांड. यस सर, इसलिए इंडिया में ये यूज भी होता है. तो कुचलिंग्स फॉर्मूला कैसा है? ये फॉर्मूला एस्टिमेट्स लेसर वैल्यू ऑफ फायर डिमांड. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, ये इंडिविजुअली करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्या हो जाएगा? बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली, तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अब शब्द आए हैं हमारे पास फायर डिमांड. फायर डिमांड के जितने भी फॉर्मूला हैं यही रिवाइज करके जाओ, पूरा यही रिवीजन होना चाहिए. कुचलिंग्स फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे टिक लगवा लेगा. एप्लीकेशन होगी वो तो होगी ही, सवाल पूछेगा तो वो बाद की बात है, लेकिन फॉर्मूला पूछ लेगा. तो 3182 अंडर रूट पी. कुचलिंग फॉर्मूला का फॉर्मूला याद करो. Q is equals to कैपिटल Q is equals to 3182 अंडर रूट P. P किस में पुट करोगे सर? P हम पर 1000 में पुट करेंगे. P is the population in 1000. P is the population in 1000. और एक चीज और पूछी, Q जो डिस्चार्ज है या फिर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट. किस में अमाउंट ऑफ वाटर? ये अमाउंट ऑफ वाटर फायर डिमांड के लिए बता रहा है. कैपिटल Q क्या है? कैपिटल Q इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड एज पर कुचलिंग्स फॉर्मूला 3182 अंडर रूट P. इसकी यूनिट पूछ ली गई थी, लीटर पर मिनट में ये मेजर होता है. दूसरा इज फ्रीमैन्स फॉर्मूला. यही नाम लिख के दे देगा. फ्रीमैन्स फॉर्मूला बताओ. तो Q इज इक्वल्स टू 1136 P बाय 5 प्लस 10. Q इज इक्वल्स टू 1136 P बाय 5 प्लस 10. Q की वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट. ये याद रखना, सवाल पूछता है कि फ्रीमैन्स फॉर्मूला में जो डिस्चार्ज 1136 P बाय 5 प्लस 10 किस यूनिट में मिलता है? लीटर पर मिनट. और P जो पॉपुलेशन है वो किस में पुट की जाएगी? आप बोलोगे थाउजेंड्स में पुट होती है. क्लियर, याद रहेगा. नेक्स्ट, कुचलिंग्स फॉर्मूला हो गया. इसके बाद आता है नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड नहीं यार, बोर्ड नींद में लिख रहे हैं लोग लगता है. नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला. नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला यही है क्या आपका? जो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर क्या है? अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन. अब याद रखना, जो सवाल पूछा है ना, ये अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन, यही फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? इसका नाम क्या रख दिया गया है सर? ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर था, इसका नाम रख दिया गया है AIA. कंफ्यूज नहीं होना, वो नाम लिख के देगा, यही फॉर्मूला लिखना है. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो. फॉर सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यू सिटी. अगर हाई वैल्यू सिटी है, हाई वैल्यू सिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है सर? पॉपुलेशन लेस देन इक्वल्स टू 2 लाख. MPPSC में तो ये सवाल क्या पूछ लिया गया कि नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर जो फॉर्मूला है वो कितनी पॉपुलेशन के लिए यूज होता है? वहां पर ऑप्शन लेस देन 2 लाख भी था और लेस देन इक्वल टू 2 लाख भी था. आपको एक छोटा पॉइंट याद होना चाहिए, इसलिए मैं सारी जानकारी देते हुए चलता हूं कि पॉपुलेशन लेस देन इक्वल्स टू 2 लाख के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे. Q इज इक्वल्स टू 4637 अंडर रूट P 1 माइनस 0.01 अंडर रूट
पी, तो ये आपको याद होना चाहिए, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स और अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन ने ये फॉर्मूला दिया फायर डिमांड के लिए। वेयर क्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। पी पॉपुलेशन इन 1000, पी क्या है, पॉपुलेशन इन 1000। अब ध्यान से देखना, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? अगर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, तो ध्यान से देखना क्या प्रोविजन दिया गया है। प्रोविजन फॉर ऑफ 54,000 लीटर्स पर मिनट, 54,000 लीटर्स पर मिनट मे बी मेड विद एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजंस ऑफ 9100 to 36,000 लीटर पर मिनट्स फॉर अ सेकेंड फायर। अगर दूसरी बार ये पूछा गया है, ध्यान से याद रखना, बोल रहा है अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो कितना पानी दोगे? पहली फायर में आप 54,000 लीटर पर मिनट पानी दोगे, लेकिन अगर सेकंड फायर लगती है तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया, 9100 से लेकर 36,000 लीटर पर मिनट का पानी सेकंड फायर के लिए रखा जाता है। ये फायर डिमांड की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और, क्या? बस्टन फॉर्मूला। तो बस्टन फॉर्मूला क्या होता है? 5663 अंडर रूट पी। बस्टन फॉर्मूला क्या? 5663 अंडर रूट पी। चारों फॉर्मूला कंठस्थ याद होने चाहिए। एईजे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्या पूछता है, अब देखो, एईजे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा आपसे ये वैल्यूज। बोलता है कि फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्मॉल और लो बिल्डिंग के लिए कितना होगा फायर डिमांड? आप बोलोगे सर 2200 लीटर, 2200 लीटर पर मिनट। लार्जर और हायर बिल्डिंग के लिए 4500 लीटर पर मिनट। हाई वैल्यूड रेसिडेंसी 7650, 13500 लीटर पर मिनट। 3 स्टोरी बिल्डिंग इन डेंसली बिल्ट अप एरिया अप टू 27,000 लीटर पर मिनट। ये वैल्यूज भी आपके पास याद होनी चाहिए। साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये ऑप्शन क्या है? ये बोल रहा है, ये ऑप्शन ये भी गलत लिखा हुआ है, रुको, ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फॉर्मूला नेशन बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला या अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन एंड बस्टन्स फॉर्मूला गिव हायर वैल्यूज ऑफ फायर डिमांड विच आर नॉट सुटेबल एज फॉर एज इंडियन कंडीशंस आर कंसर्न। तो यही लिखा था क्या स्टेटमेंट में कि बोथ द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन एंड बस्टन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फायर डिमांड ऑफ वाटर आर नॉट सुटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। इंडियन कंडीशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, ये पीछे क्यों जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर फॉर द डिजाइन ऑफ स्लेंडर कॉलम एडिशनल मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। तो एडिशनल मूवमेंट की रिक्वायर्ड होती है स्लेंडर कॉलम को डिजाइन करने के लिए। अब कॉलम सिलेंडर होने का मतलब क्या सर? कॉलम सिलेंडर होने का मतलब है उसका जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन सर्टेन वैल्यू होगा, तब ये कॉलम को क्या बोलोगे आप? सिलेंडर कॉलम बोलोगे। क्लियर है? तो बोल रहा है कि जो सिलेंडर कॉलम की अगर डिजाइन कर रहे हो तो एडिशनल मूवमेंट को कंसीडर करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सियल लोडिंग के कारण लेटरल मूवमेंट्स भी आते हैं। तो mx और my दो डायरेक्शन में मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको कंसीडर करना पड़ता है। तो लेटरल रिफ्लेक्शन ऑफ सिलेंडर कॉलम्स अंडर एक्सियल लोड इज सब्सटेंशियल एंड कॉजेस एडिशनल मूवमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी करेक्ट हैं और सेकंड स्टेटमेंट पहले का रीजन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से सुनना, आपसे पूछ लेगा, सवाल बना है तभी मैं यहां पर आपका टाइम पास नहीं करा रहा हूं, ठीक है? एक स्लाइड में आपको लेके आता हूं वो सवाल के लिए, ठीक है? बोल रहा है द एडिशनल मूवमेंट्स MAX एंड MAY शैल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो सवाल यही पूछा गया, MPPSC में ये सवाल पूछा गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो भर भर के ये सवाल पूछे गए हैं, और स्टेट AE में, SSC JEE में भी सवाल मेंस में पूछा गया। क्या कि आपको वो जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज पूछ ली जाती है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया, तो x डायरेक्शन में PUD/2000 LEX, x नहीं है ये, ऐसे लिखा है L, कैसे लिखा है देखो,
ये क्या लिखा हुआ है LEX, एक्स सबस्क्रिप्ट में है, और ये क्या है LEY। ओके, तो LEX का स्क्वायर बाय D और LEY का स्क्वायर बाय B, और MX MEY ये हो जाएगा आपका MEX। देखो MEX, ये दोनों MEX हैं, बस LEX और LEY हो गया। PU क्या है, एक्सियल लोड ऑन द मेंबर। LEX इज इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर एक्सिस, इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर एक्सिस। LEY इफेक्टिव लेंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय माइनर एक्सिस, ये LEY है, ये LEY है। ओके सॉरी MEY। D क्या है, डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट राइट एंगल टू द मेजर एक्सिस, एंड B इज विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके भी दे दिया, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। ठीक है, साइड हो रहा हूं, ये फॉर्मूलास आप लिख लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू for minimum radius of gyration of compression member without increasing the area of the section, number of elements are placed away from the principal axis, both axis using suitable lateral system। सही बात है। ये क्या बोल रहा है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए चाहिए, आपके पास एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम से समझो, ये कोई एरिया था, ये कोई एरिया था M, ये कोई एरिया था M। ओके, ये इसका सेंट्रॉइड यहां से पास होता है, सेंट्रॉइडल एक्सिस मैंने आपको बता दी। इसके अबाउट आपको क्या निकालना था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। आप इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया I1, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया I1। आप क्या करो, इस पूरे एरिया को एज अ स्ट्रिप कंसीडर करो, इस पूरे एरिया को एज अ स्ट्रिप कंसीडर किया आपने। इस पूरे एरिया को एक स्ट्रिप कंसीडर करने के बाद इतने डिस्टेंस पर रख दो कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस के बाद आए, इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस पर रखने के बाद आए, वो फॉर एग्जांपल I2 आया, तो I1 बराबर I2 होगा। ऐसे आप जिस डिस्टेंस पर रख रहे हो इस पूरी बॉडी को एक स्ट्रिप मानकर, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर लो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर I इज इक्वल्स टू होगा AK स्क्वायर, इस केस में I इज इक्वल्स टू क्या होगा, AK स्क्वायर। क्लियर है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना अच्छा क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा। क्लियर, तो AK स्क्वायर I इज इक्वल्स टू AK स्क्वायर। नेक्स्ट, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में एक एक लाइन लिख दी। क्या, इट इज द डिस्टेंस एट विच द एंटायर एरिया मस्ट बी केप्ट एज अ स्ट्रिप सो दैट it will give the same moment of inertia as that of the original area. It is a measure of resistance to the rotation or buckling. If the radius of gyration is more, it means that it is very difficult to rotate or buckle a member. In order to increase the radius of gyration, we need to increase the moment of inertia of the building up section, build up section, and this can be done by placing the element away from the principal axis। या तो उसका एरिया बढ़ा दो, या तो उसका ये एरिया बढ़ाओ। अगर एरिया नहीं बढ़ा रहे तो आप उसको थोड़ी दूर रख दो, जितने डिस्टेंस पर रखोगे उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकंड, batten shall be placed at 40 degree to 70 degree to the axis of built up members। built up member के एक्सिस से 40 डिग्री और 70 डिग्री पर बैटन्स को प्लेस किया जाता है। बिल्कुल गलत बात। बैटन की जगह आप एक शब्द बदल दो, लेसिंग। बैटन की जगह एक शब्द क्या लिख दो, लेसिंग। अगर लेसिंग आप लगाओगे तो लेसिंग 40 से 70 डिग्री रखी जाती है। बैटन्स तो ट्रांसफर डायरेक्शन में बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे जाते हैं कॉलम्स के, तो ये क्या बैटन्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर डायरेक्शन में। लेकिन लेसिंग होता अगर शब्द तो सही होता। एक स्टेटमेंट गलत, आपका काम आसान हुआ। आपने बोला कि सर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और आज का ये क्वेश्चन नंबर 18, 18 सवाल हम टोटल कर चुके हैं। तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है सर्चन रीजन की। चेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स
आर मेड इन द फील्ड। चेन सर्वेइंग ऐसी सर्वेइंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। Traversing is that type of survey in which number of connected survey lines from framework and the direction and length the survey lines are measured with the help of angle measuring with the help of angle measuring instrument and respectively and इधर लिखा हुआ था and chain और टेप गलत लिख दिया इसने या मिसप्रिंट हो गया कि ट्रेवर्सिंग एक ऐसी सर्वेइंग है जिसमें जो एंगल को मेजर करोगे एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से और लेंथ को या फिर आप बोलोगे लाइंस को मेजर की जाएगी चेन और टेप से। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही लिखे हुए हैं। तो चेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड इन द फील्ड। सिर्फ लीनियर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए चेन सर्वेइंग परफॉर्म किया जाता है, चेन सर्वेइंग किया जाता है लीनियर मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है नाउ? तो आप बोलोगे सर ये इसका रीजन है क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का? बिल्कुल नहीं, क्यों दोनों इंडिविजुअली सही लिखे हैं लेकिन पहला इसका रीजन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर इस कंडीशन में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन रीजन ना हो? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चेन सर्विंग शब्द आया, चेन सर्विंग सब कुछ जान के जाओ। चेन सर्विंग में जो सवाल बनता है मोस्ट फेमस सवाल, आपको डिफरेंट टाइप्स की चेन के नाम दे देगा, आपसे पूछेगा उनकी लेंथ बता दो और उनमें लिंक्स कितनी है ये पूछेगा। तो पहला आप याद करो क्या सर रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है, रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है सर? रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है वो होती है 33 फीट और 16 इसमें लिंक्स होती हैं। गंटर चेन, गंटर देखो गंटर कैसे बनता है, ये जी ऐसे बनता है तो इसको ऐसे 6 बना लो तो अब याद रहेगा 66 फीट, कभी नहीं भूलोगे। गंटर चेन 66 फीट और 100 लिंक्स होती हैं। इंजीनियर चेन, इंजीनियर हमेशा अपना 100% देगा, इंजीनियर हमेशा अपना 100% देगा तो इंजीनियर के लिए क्या हो जाएगा सर 100 फीट और 100 लिंक्स। क्लियर है? अब मैट्रिक चेन में दो वैरायटी आती हैं, एक होती है 20 मीटर का और एक होता है 30 मीटर का। 20 मीटर की जो चेन है उसकी लिंक 100 और 30 मीटर की जो लिंक 150। तो आप देखो सर रेवेन्यू चेन में 16 लिंक्स हैं 16 और 15 लिंक्स है किसमें 30 मीटर में, बाकी सब में 100 लिंक्स हैं तीनों में। तो याद होना चाहिए आपको इनकी लेंथ और लिंक्स कितनी है, एक एक मैंने आपको लिख के बता दी। मोस्ट फेमस सवाल यहां से बन जाता है। तो और ये भी नहीं, ये भी फिर कंफ्यूजन हो जाती है इन वैल्यू में और बस डब्बा गोल, फिर पेपर सिंपल हो जाएगा आपका। तो चेन सर्विंग के बारे में लिख के दे दिया ट्रेवर्सिंग। तो दो प्रकार के ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स। तो डेफिनेशन पूछ लेगा कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर ट्रेवर्सिंग आके अगर खत्म हो रही है उसी सेम पॉइंट पर बोला जाता है क्लोज ट्रेवर्स, और नहीं हुई उस सेम पॉइंट पर खत्म ट्रेवर्सिंग आपकी तो क्या बोला जाएगा सर? ओपन ट्रेवर्स उसको बोला जाता है। तो ये मैंने आपको चेन सर्विंग और ट्रेवर्सिंग के बारे में भी लिख के दे दिया है, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये हुए आज के सवाल समाप्त। 18 सवाल आपने करीब 2021 का ये 22, 23 और 24 में तो सर रीजन के सवाल आए नहीं थे, तो ये सवाल आपने कर लिए। ठीक है, आप सिविल योद्धा अनअकैडमी पर हो, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, ये मेरी प्रोफाइल है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसे सेशंस हमसे चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके इनके आंसर्स कैसे, आप पहले पॉज कर लिया करो वीडियो और उसके बाद आपको आंसर देना है। पहले आंसर दो, उसके बाद मेरा वीडियो फिर ओपन करके फिर देखो, अपने आप को भी जज साथ ही साथ करते जाओ। ऐसे ही मैं सारे पेपर्स जितने असर्शन रीजन आए हुए हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।